नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। आज से हम हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए जो साइंस की सीरीज़ है, मतलब 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो साइंस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाला है। इसमें जो NCERT है उसको हम कवर करेंगे और उसको जो कवर करने का जो वे होगा उसमें पहले हम हर चैप्टर की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उस चैप्टर में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है, एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस आते हैं और जो अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला जो पोर्शन होगा हर चैप्टर का, उसमें हम आपकी थ्योरी को बहुत अच्छे से जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सबको अच्छे से समझेंगे और इसी तरीके से हमारा ये लेक्चर चलेगा। इसके अलावा ये जो क्लास है वो बिल्कुल रेगुलर टाइमली होगी और इससे आप बिल्कुल एक विश्वास के साथ कंटिन्यूली जुड़ सकते हो। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बाकी जो कम्युनिकेशन है वो समय के साथ होता रहेगा और आप बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल नोट्स बना के चीज़ को रेगुलर टाइम टू टाइमली बिल्कुल आप नोट करते चलिए और बिल्कुल इससे कनेक्टेड रहिए, एंगेज्ड रहिए। और अगर आपको लगे कुछ भी जो कमी हो, कुछ भी हो, आप वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको कमी लगे वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई क्वेश्चन हो आपका वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक या डिसलाइक, अगर पसंद नहीं आ रहा तो बिल्कुल डिसलाइक करें और पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ समान रूप की पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस के जो पहले चैप्टर से। और इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि साइंस में हम बिल्कुल 4 पोर्शन है। आपका पहला केमिस्ट्री है, उसके बाद में आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन होगा वो होगा, उसके बाद में फिजिक्स का पोर्शन होगा और फिर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीटली कवर करेंगे। और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम हम स्ट्रेच करेंगे, रेगुलर क्लासेस होगी और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस हम पूरा करेंगे। तो पहला जो पोर्शन है वो हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री हो या जो और कोई भी पोर्शन हो, सभी पोर्शन में ये बात ध्यान में रखी जाएगी कि आपका 9th क्लास में अगर कुछ बेसिक्स वीक है उनको भी हम यहाँ पे कंसिडर करके रखें। मतलब क्लास ऑल ओवर सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि जिसने 9th में बिल्कुल थोड़ा सा कम पढ़ा हो या थोड़ा सा वीक रह गया हो तो वो इस क्लास को नहीं समझ सकेगा। हम हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले एक चीज़ जो आपने 9th क्लास में पढ़ी उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो जो चीज़ थी वो क्या थी, मतलब वो था आपके 9th क्लास के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में एक डेफिनेशन आई थी, वो थी चेंज। चेंज के बारे में थी। चेंज क्या होता है तो उसको हम पहले देखते हैं। चेंज मतलब कि परिवर्तन। और हमारा जितना भी स्लाइड्स होगा या जो कोर्स होगा वो बाइलिंगुअल होगा, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम प्रॉपर हो, तो कोई इशू नहीं होने वाला। आपको दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मटेरियल मिलेगा। तो हमारा जो पहली चीज़ है वो चेंज क्या होता है। देखो, चेंज मतलब कि कोई चीज़ समय के साथ बदल रही हो। जैसे मैंने अपनी लोकेशन बदली तो ये एक चेंज है। और उसके अलावा आपका वेट बढ़ गया, आपकी हाइट बढ़ गई, किसी भी फ्रूट का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया, बदल गया, वो भी एक चेंज है। तो मतलब समय के साथ कोई चीज़ बदल रही हो, वही क्या है, चेंज। मतलब जैसे इसको यहाँ पे डेफिनेशन देखें, चेंज मीन्स समथिंग बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट वाज बिफोर। मतलब पहले जो वो चीज़ थी वो अब नहीं है, कुछ उसमें परिवर्तन आ गया है, वही चीज़ क्या होता है, चेंज। आपको हिंदी में भी मिल जाएगा कि परिवर्तन मतलब जो पहले से कुछ अलग हो गया हो, अलग हो जाना, ठीक है। ये आपका जो चेंज है वो लोगों में हो सकता है, थिंग्स में हो सकता है, सिचुएशन में हो सकता है, थॉट्स में हो सकता है और नेचर में, हमारी प्रकृति में भी वो चेंज हो सकता है। बेसिकली ये हो गया चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, समय के साथ कोई चीज़ बदल रही है। तो ये जो बदलाव है बेसिकली इसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो 2 तरीके का दिखेगा। एक तरीके का जो बदलाव है उसमें ये होगा कि आप उस बदलाव के जरिए कुछ नया बनाओगे, कुछ नया बनेगा, या वो बदलाव ऐसा होगा कि उसको आप वापस से पलट नहीं सकोगे। जैसे कि मान लो मैंने एक पेपर लिया, एक कागज़ लिया, उस कागज़ के टुकड़े को मैंने जला दिया तो कागज़ के टुकड़े से क्या बन गई, राख बन गई। क्या वो राख वापस से कागज़ बन सकती है?
नहीं बन सकती। उसी के अकॉर्डिंग दूसरा एग्जांपल ले, जैसे मेरी हाइट है, मेरी हाइट समय के साथ बढ़ती जा रही है, तो ये जो चेंज है ये रिवर्स नहीं हो सकता, मेरी हाइट वापस से कम नहीं हो सकती। एक चेंज ऐसा होता है, एक चेंज ऐसा होता है जिसको हम वापस से उल्टा कर सकते हैं। जैसे कि कागज़ या पेपर हमने लिया, उस पेपर को हमने फाड़ दिया, उस पेपर को फाड़ने के बाद, उसको कट करने के बाद हम उसको रिसाइकल करके वापस उसी पेपर में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब चेंज दो तरीके के होते हैं, एक ऐसा चेंज जिसमें चीज़ कुछ नई बन रही हो, है ना, या मतलब आप उल्टा उसको नहीं कर सकते हो, रिवर्स उसको नहीं कर सकते हो, और दूसरा चेंज ऐसा हो जिसमें चीज़ जो भी मटेरियल है उसका आकार बदल रहा हो, शेप बदल रहा हो, साइज़ बदल रही हो, है ना, वो चीज़ें बदल रही हो पर कुछ नया नहीं बन रहा हो, आप उसको वापस से रिवर्स कर सकते हो। तो चेंज दो प्रकार के हो गए, दो टाइप के हो गए। इसी बेसिस पे, इसी आधार पे हमने चेंज को दो भागों में बांटा। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट? एक होता है आपका फिजिकल चेंज, एक कौन सा होता है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है, जो मैंने बात की, ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया ना बने। मतलब कि जैसे पेपर को कट करना, ठीक है, पेपर को कट करके हम वापस से पेपर के फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये वाला चेंज कौन सा हो गया? फिजिकल चेंज। आयरन है, आयरन को हमने काट दिया तो मेल्ट करके उसको वापस से हम जोड़ सकते हैं। आयरन को काटने पर कुछ नया नहीं बना, कोई नई चीज़ थोड़ी बनेगी। आयरन से एल्युमिनियम नहीं बन गया, ठीक है, या आयरन से आयरन ऑक्साइड भी नहीं बनी, तो मतलब वहाँ पे नया कुछ नहीं बन रहा हो। ऐसा जहाँ पे कुछ भी हो जहाँ पे नया ना बने उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि जो आइस है उसको मेल्ट किया तो वाटर बन गया। अब आइस भी वाटर ही था, बस उसका सॉलिड स्टेट था, और आइस को मेल्ट किया तो भी वाटर ही है, H2O ही है, तो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं बना। तो ऐसा चेंज जिसमें नया नहीं बन रहा, मतलब स्टेट का चेंज होना, किसी पदार्थ की अवस्था का बदलना, एक फिजिकल चेंज है। तो इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं। दीज आर चेंजेस इन द फॉर्म, शेप, साइज और स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के फॉर्म में चेंज होना, शेप में चेंज होना, साइज में चेंज होना, स्टेट में चेंज होना, ये वाला चेंज कौन सा होता है? फिजिकल चेंज। और इसका एक जो मेन, जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। और हिंदी में भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि आकार, रूप, आयाम और अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। इसी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। इसकी विशेषताएं क्या है? उल्टा जा सकने वाला है ये, मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या है? पेपर को रिसाइकल करके वापस से उसी पेपर में चेंज कर सकते हैं। आयरन कटा हुआ टुकड़ों में आयरन काट दिया हमने, उसको रिसाइकल करके, उसको गला करके हम वापस से आयरन में चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपका रिवर्सिबल चेंज है ये, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये वाली एक बात आ गई कि नया कोई पदार्थ नहीं बनता है। आयरन को काटा हमने तो नया पदार्थ नहीं बना। और एग्जांपल्स भी हम इसके लेंगे जो हमारे डेली लाइफ में आते हैं। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये वाली, उसका फॉर्म बदल सकता है, उसका शेप बदल सकता है, उसका साइज बदल सकता है, उसका स्टेट बदल सकता है, तो ये वाली चीज़ें बदल सकती है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलेगी। फिजिकल का मतलब है जो बाहर से दिखने वाली जो चीज़ें हैं वो उसकी बदल सकती है, ठीक है। लाइक उसका कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, स्टेट, ये सारी चीज़ें बदल सकती है किसमें? फिजिकल चेंज में। पर जो इंटरनल चीज़ें हैं वो नहीं बदलेगी। तो इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं। देखो ये रहा, क्रशिंग ए कैन, कि एक कैन को क्रश करना, मतलब आयरन के साथ हमने काटा पीटी की, उसको तोड़ा मरोड़ा, पर वो रहेगा तो आयरन ही ना। जैसे मान लो हमारे पास कुछ आयरन है, इसको हमने हैमर से कट किया, हैमर से इसको हिट किया, इसका शेप बदल जाएगा पर आयरन ही रहेगा। इसको हमने कट किया, किसी काटने की औजार से इसको काटा तो भी टुकड़ों में और बदल जाएगा, ठीक है, पर रहेगा आयरन ही, ऐसी ही रहेगा, ठीक है, कुछ नया नहीं बन रहा। बॉइलिंग वाटर, मेल्टिंग ऑन आइस क्यूब को मेल्ट कर दिया, ठीक है। बाकी जैसे मिक्सिंग सैंड विद वाटर, और आपका ग्लास का टूटना, शुगर का वाटर में डिजॉल्व होना, शुगर ही रहेगी वो, ठीक है, कुछ शुगर से नया थोड़ी ना हो जाएगा, वाटर में डिजॉल्व हो गई, घुल गई, पर कोई रिएक्शन नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जो चेंज होते हैं वो कौन से चेंज होते हैं? आपके फिजिकल चेंजेस, ठीक है। अब जो दूसरा बचा हुआ पोर्शन है, वो दूसरा बचा हुआ पोर्शन कौन सा है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? इसका उल्टा, जो अभी हमने पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा? ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। दूसरे वाला चेंज बचा कौन सा? जिसमें कुछ नया बन रहा है, जिसमें कुछ नया बन गया।
मतलब फंडामेंटल तौर पे, मूलभूत तौर पे कुछ नया बन गया, पहले जो था उससे कुछ नया, कुछ प्रॉपर्टीज अलग आ गई हो, तो ऐसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ऐसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज, मतलब रासायनिक परिवर्तन। इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब इसमें क्या होगा? आपके पास नया सब्सटेंस बनेगा। पहली चीज ही, सबसे जो जरूरी चीज है कि इसके अंदर आपके पास क्या होगा? नई चीज बन जाएगी, नई वस्तु बनेगी, ठीक है। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तभी आपका कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज, ठीक है। अब मतलब क्या हो रहा है? और जो नई बनेगी वो पुरानी वाली चीज से क्या होगी? डिफरेंट होगी। पुरानी वाली चीज से क्या होगी? भिन्न होगी, मूल वस्तु से भिन्न, ठीक है। अब इसमें ये होता है, जैसे एग्जाम्पल अभी हमने दिया कि पेपर को हमने जलाया, तो पेपर को जलाया तो राख बन गई। राख से हम पेपर नहीं बना सकते। मेरी हाइट है, बढ़ गई, मेरी हाइट को हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा चेंज जिसके अंदर रिवर्सबल होने की, रिवर्स यानी पुराना में बदलने की कैपेसिटी ना हो, वही चेंज कौन सा होता है? केमिकल चेंज। मतलब ये होता है इरिवर्सिबल। ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल, पूर्ण रूप में नहीं लाया जा सकता, मतलब पुरानी चीज वापस से प्राप्त नहीं की जा सकती, इरिवर्सिबल होता है ये, और इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। एक और इसमें आगे आप देख सकते हो कि नया सब्सटेंस बनता है, जो कि अभी हमने बात की कि नई वस्तु बन जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाते हैं, कि उसके जो गुण है, पहले कुछ अलग था और अब कुछ अलग गुण आ गए, तो वो वाला परिवर्तन होता है कौन सा? केमिकल चेंज। यहाँ पे आपके हीट इमिट हो सकती है, केमिकल चेंज के ये लक्षण है। कोई लाइट इमिट हो सकती है, जैसे पेपर को जलाया, थोड़ी सी आग दी और बहुत सारी आग आ रही है, लाइट इमिट हो रही है, साथ में गैस भी बन रही है, तो देखो यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, लाइट का फॉर्मेशन हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, बहुत अलग अलग चीज़ें वो हो सकती है। तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ तो ये पढ़ी कि चेंज क्या होता है। चेंज मतलब समय के साथ किसी चीज़ में बदलाव आना, यही क्या होता है? चेंज। चेंज कितने टाइप के हो सकते हैं? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी। अब हम फोकस करते हैं किस पे? केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज का मतलब क्या है? कुछ नया बनना, कुछ नया बन जाना। जैसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं इसके। एग्जाम्पल देखो आपके पास, रस्ट हो गई, मतलब जंग लग गई। लोहे के अंदर क्या हो गई? आपका जंग लग गई। आप सर्दियों में उसको, सॉरी बारिश के टाइम में हम उसको छोड़ देते हैं खुले के अंदर, तो उस पर क्या होता है? जंग लग जाती है, वो लोहा खराब हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। इस लोहे जो खराब हो गया, ये सब कुछ मटेरियल, इससे वापस से हम नया आयरन नहीं बना सकते, वापस से हम नया आयरन नहीं बना सकते। तो ये जो चेंज होता है वो कौन सा होता है? इरिवर्सिबल। कैसा होता है आपका? इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। हाँ, और बाकी एग्जांपल्स क्या है आपको? जैसे लकड़ी को जला दिया तो राख से वापस से लकड़ी नहीं बना सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, हमने जो खाना डाइजेस्ट कर लिया, इससे वापस से उस फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जैसे एग को पकाना हो गया, ठीक है, केक बनाना हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नया बन जा रहा है। आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली क्या होता है? किसी एक मटेरियल पे किसी दूसरे मटेरियल की लेयरिंग की जाती है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। किसी फल का गलना हो गया, ठीक है, विनेगर और आपके सोडा का मिक्सचर होता है, इसका भी डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे। फायरवर्क्स, फटाके वगैरह फूटते हैं तो कुछ नया बन जाता है, यहाँ पे भी कुछ आपके पास नया प्रोडक्ट बनता है। केमिकल बैटरीज होती है, उसमें भी केमिकल चेंज होता है, उसमें केमिकल्स होता है H2SO4 वगैरह, तो वो रिएक्ट करते हैं, फिर उस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारे चेंज कौन से हैं? आपके केमिकल चेंजेस। ये सारे चेंज कौन से हैं? केमिकल चेंजेस। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि हमारी लाइफ में, हमारे जो नेचर है उसमें क्या होता है? दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। ये केमिकल चेंज होता क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? मतलब हम ये जो केमिकल चेंज है उसके पीछे की वजह जानेंगे। अभी हमने चैप्टर का जो नाम पढ़ा था वो क्या था? केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल चेंज होता है उसके पीछे की वजह है केमिकल रिएक्शन। हमने 9th क्लास में केमिकल चेंज पढ़ा। अब उस केमिकल चेंज के पीछे जो वजह है वो होती है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। मतलब वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, कुछ मटेरियल्स के अंदर रिएक्शंस हुई है, और उससे जो
प्रकट होता है वो होता है क्या, केमिकल चेंज। मतलब इसको हम थोड़ा सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द कॉज। केमिकल रिएक्शन क्या है, कारण, और उसका जो बाहर प्रकट होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंज इज द इफेक्ट, परिणाम ही होता है। तो अब हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब कि हमें पुराने आपके डायग्राम से हम समझे तो ये जो रस्टिंग हुई है ना, लोहा जो गल गया, आपका आयरन जो गल गया, इसके पीछे ये केमिकल चेंज, इसके पीछे कोई अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। अंदर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है आयरन की। सिमिलरली ये जो लकड़ी जल रही है इसमें भी ऐसा ही हुआ है, और इस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़, हमारा जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है वहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब जहाँ पे भी कुछ नया बन रहा है, जहाँ पे भी कुछ नया बन रहा है वहाँ पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब कुछ नया बना, कुछ न्यू फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। न्यू फॉर्मेशन का मतलब है, न्यू फॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, केमिकल चेंज। कि नया बनते ही मतलब हम समझते हैं केमिकल चेंज हुआ, और केमिकल चेंज हुआ मतलब इसके नीचे कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। मतलब न्यू फॉर्मेशन, किसी भी मटेरियल का कुछ नया फॉर्मेशन हुआ है तो उसके पीछे की जो वजह है वो है केमिकल रिएक्शन। तो अब इसी की बात करते हैं आगे कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। ये व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, जहाँ पे केमिकल चेंज हो उसका कारण है, ठीक है। इसकी जो आगे जो बेसिक डेफिनेशन है वो आगे हम पढ़ते जाएंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अंदर, जैसे मान लो आपके पास अभी अभी हमने पढ़ा कि कार्बन या जो लकड़ी है वो जल रही है, जैसे ये अभी हमने देखा, देखो ये वाला बर्निंग वुड, वुड का मतलब होता है कार्बन से, ठीक है। यहाँ पे होता है कार्बन। तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन है, इसमें लकड़ी में जो कार्बन है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। तो ये जो आग निकल रही है ये वही एनर्जी है, साथ में गैस निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो राख बच जाती है वो इसमें वेस्ट मटेरियल होता है, सल्फर वगैरह का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो नया बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और ये है केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपके पास कोई बॉन्ड बनता है, कुछ इन दोनों में जुड़ाव आ जाता है, ठीक है। बॉन्ड को हम आगे समझेंगे। तो इन दोनों में जुड़ाव आ गया तो उससे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, कि पुराना कुछ बना हुआ है उसका टूटना और नए का फॉर्म होना, फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए बंधों का, नए बंधन जो भी होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन। यही क्या होता है आपका केमिकल रिएक्शन। इसको वापस से हम ये जो पोर्शन है हमारे वाला फर्स्ट लेक्चर, इसके बाद में वापस से पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से केमिकल रिएक्शंस अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम केवल बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार आपको इसके सिम्टम की कैसे पता चले, हीट का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे अभी इसमें क्या हुआ, देखो हीट बन रही है, एनर्जी बन रही है बाहर, ठीक है। आपका क्या हो सकता है, कोई गैस निकल सकती है, जैसे इसमें गैस भी निकल रही है। कौन सी वाली गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे लाइट भी इमिट हो रही है, ठीक है, देखो लाइट भी इमिट हो सकती है, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है। तो ये सारी बातें होगी किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, बेसिक चीज़ें। अब हम बात करते हैं आपके तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है, और केमिकल चेंज की जो पीछे की वजह है वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। मतलब जहाँ पे भी कोई केमिकल चेंज हो रहा हो, जैसे हमारा डाइजेशन है, ठीक है। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे दही जो होता है उसका जमना होता है, दूध को हमने रख दिया, दूध का फटना हो गया, ठीक है। आपके जो किड़वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, वो हो गया, चीज़ों का गल जाना होता है।
ये सारी चीज़ें क्या होती है, रस्टिंग हो गई आयरन की, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, केमिकल चेंज। इसके पीछे की वजह क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शन। इस चीज़ को केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, अभी हमने देखा हीट में चेंज आ सकता है, गैस बन सकती है, कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटीज़, हमारी बुक में एक्टिविटीज़ दे रखी है, उनको हम समझेंगे। तो हमारी बुक की जो पहली एक्टिविटी है उसको हम समझते हैं। जो पहली एक्टिविटी 1.1 है उसको हम देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, जैसे कि आपको आगे डायग्राम मिल जाएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम का यहाँ पे रिबन लेंगे मैग्नीशियम का। उसको पहले तो प्रोसेस क्या करेंगे, ये रिएक्शन अच्छे से कर ले। इसके ऊपर कोई भी ऑक्साइड्स वगैरह की लेयर है, जैसे मैग्नीशियम रिबन मैंने ये ऐसे बनाया। अब इस पर क्या होता है, बेसिकली ये बाहर पड़ा हुआ तो ये इस पर कुछ लेयर्स बन जाती हैं। इन लेयर्स को साफ़ करेंगे, ठीक है, इसको हम साफ़ करेंगे। ये देखो, ये क्लीन रिबन लो या तो, या उसको साफ़ करो, रिमूव ऑक्साइड लेयर। इसके ऊपर से ऑक्साइड की जो लेयर है वो हटा दो, कि जिस वजह से अच्छे से रिएक्शन कर पाए। और इसको अच्छे से आपको चिमटे से पकड़ लो इसको, और आपके बर्नर के ऊपर लेकर जाओ, जलेगा। ये सिंपल सी बात है। जलते वक्त क्या होगा, इसके अंदर दो चीज़ें होगी। एक तो ये होगी कि ये फ्लेम, वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। यहाँ पे जो आग होगी वो कैसी होगी, वाइट कलर की आग निकलती हुई दिखेगी। साथ में ही यहाँ पे आपको वाइट कलर का पाउडर गिरेगा। यहाँ पे क्या गिरेगा, वाइट कलर का पाउडर। और ये पाउडर बेसिकली क्या है, कुछ नया मटेरियल बन गया। मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन था, उसको हमने आग लगाई, और आग लगाई तो क्या बना, कुछ नया मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो यही आए, मैग्नीशियम रिबन क्या वाइट फ्लेम के साथ, ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ क्या करता है, जलता है, सफ़ेद चमक के साथ जलता है, ठीक है। उसके अलावा एक आपके पास एक राख, सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की एक राख बनती है, ये रहा, वाइट पाउडरी ऐश बनता है आपके पास। उस मटेरियल का बेसिकली नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम से क्या बन गया, आग लगाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है आपकी एक्टिविटी पहली। इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, और आपका जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे इसको हम बर्न कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। वहाँ पे कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। गैसेस बहुत सारी होती है, पर यहाँ पे केवल रिएक्ट जो कर पाती है, और बाकी गैस रिएक्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे जो रिएक्ट कर पाती है वो गैस कौन सी है, वो गैस है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर लेगी, आपके ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगी आपके मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम कहाँ पे है, जो हमने रिबन ला के जलाया, और ये बना देगी ये वाइट वाला ऐश, ठीक है, ये वाइट राख बना देगी, और ये बनेगा आपका MgO। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये जो आपका वॉच ग्लास है, इसमें जो मटेरियल दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कुछ नया बन गया, ठीक है, नया बना, और यहाँ पे आपका हीट भी इमिट हो रही है। यहाँ पे देखा ना हमने ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, वाइट फ्लेम निकल रही है, ठीक है, जलाने पर एक वाइट फ्लेम निकल रही है। तो यहाँ पे हीट भी निकल रही है, एक नया मटेरियल भी बन गया। तो इसका केमिकल रिएक्शन देख सकते हो। ये मैग्नीशियम, ये सॉलिड था, गैस थी ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट हुआ, और वापस अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड बन गया। इसका एलिमेंट के फॉर्म में, एलिमेंट के जो सिंबल्स है उसके फॉर्म में मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, वो क्या है, ये टू क्या, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये टू बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये एक्चुअली में ये जो टू है ना, ये क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब जो ऑब्जर्वेशंस हमने देख लिए, ऑब्जर्वेशन से हमने एक रिएक्शन आपकी लिख ली। इस एक्टिविटी से एग्जाम्स में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो गया, इसका डायग्राम हो गया, तो इसको बाकी अच्छे से रिवाइज करना, और इसके नोट आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस रिएक्शन से, ये जो हमने करवाई कौन सी वाली, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, इसको जलाया तो क्या हुआ, आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या आया, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन, मतलब केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, ठीक। और इसका नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चेंज ऑफ टेम्परेचर दूसरा ऑब्जर्वेशन आया। अभी हमने बताया कि फ्लेम निकलती है, तो जितनी एनर्जी दी उससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है।
तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक के बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं। एक्सो शब्द जो होता है, ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बाहर निकलना। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। और थर्मिक से सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये बात टेम्परेचर की हो रही है। ये बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर की। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर या हीट आपका क्या होता है, बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आगे और भी हमारे आएगा, थोड़ा सा और बता देते हैं। एक तो एक्सो होता है, एक होता है एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में बेसिकली क्या होता है, हीट क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर घट जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। ऐसी रिएक्शंस के एग्जांपल्स हम आगे और डिस्कस करेंगे। अभी आपको नाम बता दिया है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, कम कर दिया, और टेम्परेचर क्या हो गया उससे कम। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा को बाहर निकाल दिया, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। आगे इसको बाकी डिटेल में इसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, ठीक। तो ये वाली एक्टिविटी कौन सी हो गई आपकी 1.1। आपको जहाँ पे भी डाउट हो, जो भी कुछ हो, कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, या कहीं पे ऐसा लग रहा हो स्पीड कम है, जो भी चीज़ हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, हमारी एक्टिविटी 1.2। नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी 1.2। इस एक्टिविटी में बेसिकली हम क्या करते हैं, आपके पास दो मटेरियल होते हैं। दो मटेरियल कौन से होते हैं, एक मटेरियल आपका होता है पोटेशियम का मटेरियल होता है, एक तो लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है, एक पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है। दो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं और इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। पोटेशियम का जो सिंबल है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बाकी अगर नहीं पढ़ा तो हम आपको लिखवा देंगे एक दिन। पोटेशियम का होता है K, ठीक है, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +1। और दूसरे वाला कौन है, आयोडीन। आयोडीन का जो वैलेंसी होता है -1। दोनों में जब रिएक्शन करवाएंगे, दोनों का जो आयो बनेगा तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Ki। क्या बन जाएगा, Ki। तो ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया। और उसके बाद में आपके पास कौन से हैं, लेड नाइट्रेट। जो लेड होता है मतलब Pb, ठीक है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +3। इसका जो आयोनिक चार्ज होता है वो क्या उतना होता है, +3। और ये जो NO3 है, नाइट्रेट है, ठीक है, NO3 कौन है, नाइट्रेट, और इस पे जो आयन होता है वो होता है -2। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली क्रॉस होगा, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, Pb, सॉरी, इसका वैलेंसी होता है आपका, Pb का जो वैलेंसी होता है वो होता है +2, और इसका वैलेंसी नाइट्रेट का जो होता है वो होता है -1, ठीक है। तो ये -1 तो इसके साथ आ जाएगा, +2 इसके साथ आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, PbNO3 2। ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट। ये क्या हो गया आपका, लेड नाइट्रेट। ये 9th क्लास में है। 9th क्लास का जो लेक्चर है उसके अंदर आपको ये भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा और जल्दी वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट है इनसे रिलेटेड तो अगली क्लास में हम डिस्कस करवा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास, हमने दो मटेरियल लिए, एक तो कौन सा ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड, और एक कौन सा ले लिया, लेड नाइट्रेट। इन दोनों को क्या किया हमने, मिक्स करवाया। इन दोनों को क्या किया हमने, टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, मिक्स करवाया। और जो ऑब्जर्वेशन हुई उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, इस ऑब्जर्वेशन में ये होगा, जैसे ही आप एक मटीरियल, जैसे ये आपका क्या है Ki, ठीक है, उसको PbNO3 में डालोगे, ठीक है, इसमें डाला PbNO3 2, ठीक है, इसमें हमने डाला, तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे येलो कलर दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, येलो कलर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कलर में चेंज आ गया, यहाँ पे किस में चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया। मतलब कलर में चेंज आया तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ नया बना है। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि आपका जो PbNO3 है, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, इसका हमने रिएक्शन करवाया किससे, Ki से, इससे पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड से। अब आप रिएक्शंस को थोड़ा याद ना करके समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। जैसे लेड नाइट्रेट में क्या है, लेड नाइट्रेट में Pb जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला कौन है, पॉजिटिव है, और जो नाइट्रेट है वो उस पर कौन सा चार्ज है आपका, नेगेटिव, उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। सिमिलरली जो Ki है इसमें पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा आपका, प्लस होगा,
ठीक है, पोटेशियम पे कौन सा होगा, प्लस होगा, और आयोडाइड पे कितना होगा, माइनस होगा। आयोडाइड पे कौन सा होगा, माइनस। तो जब रिएक्शन होगी तो बेसिक सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव में होगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये इन दोनों में रिएक्शन होगी, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में रिएक्शन होगी, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा आपका, एक तो बनेगा PbI2, ठीक है, क्योंकि Pb की जो वैलेंसी होती है, अभी हमने पहले बात की, कितनी थी, +2, कितनी थी, +2, और I की जो वैलेंसी है वो कितनी थी, -1। इसको थोड़ा आराम से अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं कि जो Pb है, ठीक है, एक कौन सा हो गया, I हो गया, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी +2, तो ये क्रॉस में आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, और आपका क्या हो जाएगा, Pb पे तो 1 आ जाएगा और I पे कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपका एक नया प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपके पास रिएक्शन में क्या बना, एक तो PbI2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड। और दूसरा क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनेगा, K, और इसका वैलेंसी कितना था, इसका -1, ठीक है, और इसका वैलेंसी कितना था, +1, ठीक है, तो दोनों में रिएक्शन बनेगा KNO3। तो ये हमारे पास नया मटेरियल बन गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब कोई रिएक्शन जो थी वो रिएक्शन हमारी कुछ ऐसी हुई, ठीक है। लेड नाइट्राइट, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला था, PbNO, इसका रिएक्शन वापस से यहाँ पे लिख देते हैं। रिएक्शन क्या है आपका, PbNO3 2 + KI, और इसका आउटपुट क्या आएगा, PbI2 + KNO3, ठीक है, ये हमारे पास नया रिएक्शन आ गया, बिल्कुल क्लियर। और ये जो लेड आयोडाइड होगा, इसी का कलर क्या होगा, येलो। मतलब इस रिएक्शन में ये जो मटेरियल बना हुआ है हमारे पास, ये जो मटेरियल बना हुआ है येलो कलर का, ये कौन है आपका, ये वाला जो मटेरियल है, ये बेसिकली क्या मटेरियल है आपका, लेड आयोडाइड, PbI2, ये क्या है आपका, PbI2, लेड आयोडाइड, इसका कलर क्या है, येलो। इसी की वजह से मतलब कुछ नया लेड आयोडाइड बना, कुछ नया मटेरियल बना, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, नहीं, पहले वाले जो दोनों थे, देखो ये कौन सा है, कलरलेस, ये कौन सा है, कलरलेस, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पहले जो मटेरियल था ये भी कलरलेस, मतलब ये और ये दोनों क्या है, कलरलेस, ठीक है। नया क्या बना, PbI2 लेड आयोडाइड, और इसका कलर कौन सा बन गया आपका, इसका कलर बन गया येलो, इसका कलर कौन सा बन गया, मतलब कलर में चेंज भी होता है। तो ये आपकी एक्टिविटी कौन सी होगी, दूसरी वाली एक्टिविटी होगी। इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे हमने लिख रखा है। उसके ऑब्जर्वेशन में क्या था कि एक तो चेंज में, कलर में चेंज आ गया, देखो ये रहा, ए येलो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट को हिंदी में बोलते हैं आप अवक्षेप, क्या बोलते हैं, अवक्षेप, ठीक है। और ये येलो प्रेसिपिटेट बना किसका, लेड आयोडाइड का, PbI2 का, इस रिएक्शन के अंदर। तो ये इसमें ऑब्जर्वेशन आया है। दूसरी वाली जो रिएक्शन, तीसरी वाली जो एक्टिविटी है, इसी से रिलेटेड है कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। तो ये जो एक्टिविटी है वो किसकी है, जिंक का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। एसिड कौन सा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको यहाँ पे डायरेक्टली हम देखेंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ले लिए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हमने, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने डाला था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से किसी में भी डाल सकते हो। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली में टाइप हो रखा है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली हमने एक मेटल की रिएक्शन करवाई है, जिंक एक मेटल है, ठीक है, जिंक क्या है, एक मेटल, ठीक है। और उसकी हमने रिएक्शन किससे करवाई है, एक एसिड से, किससे करवाई है, एक एसिड से। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, जिंक, देखो ये रहा, जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन हमने करवाया। इस रिएक्शन में मतलब बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगी, और रिएक्शन में दिखेगा क्या आपको, जैसे ही जिंक इसमें डलेगी, धीरे धीरे यहाँ पे हवा के, एयर के बबल्स बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे, एयर के बबल्स, आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, एयर के बबल्स बनने लग जाएंगे। बेसिकली मतलब कुछ नया बना है, जिंक को इसमें डाला
और कुछ नया बना, वो किस फॉर्म में बना, गैस के फॉर्म में बना। तो यहाँ पे कुछ नया बन गया, ये कौन सी है, केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, सल्फ्यूरिक का जो एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। रिएक्शन को हम देखते हैं कि हमने जिंक लिया, ठीक है, जिंक क्या है, एक सॉलिड है, और इसके साथ हमने क्या करवाया, H2SO4 का रिएक्शन करवाया। क्या करवाया, H2SO4 का रिएक्शन। अब जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, एक तो बनेगा ZnSO4, ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 बनेगा, और एक बनेगा आपकी एक गैस H2, एक क्या बनेगी आपकी गैस, हाइड्रोजन गैस, उसी के ये बबल्स निकलते हैं। और इस रिएक्शन में एक और चीज़ होगी, इस रिएक्शन में ये जो आपका फ्लास्क है ना, कॉनिकल फ्लास्क, ये गर्म होने लग जाएगा। इसके लेयर के जैसे आप हाथ लगाओगे तो गर्मी दिखेगी। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट भी इमिट हो रही है, मतलब एक तो गैस बन रही है और एक ऊर्जा बाहर निकल रही है। इस रिएक्शन को आप नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल में आ सकती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई हीट इमिट हो रही हो, गैस निकल रही हो, उसका एग्जाम्पल दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है, किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है। क्लियर है, इसको रिएक्शन को आप समझ भी सकते हो। कैसे देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ कंक्लूजन देख लेते हैं, पहले इस रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, जिंक लिया, ठीक है, और क्या लिया, H2SO4। H2SO4 के जब आयोनिक फॉर्मेशन आप देखोगे तो एक तो होता है H+, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की होती है +1, ठीक है, और SO4 आयन है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो -2। इसी वजह से क्या होगा, आपका बनेगा H2SO4, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं उन सब पे आयन कौन सा होता है, पॉजिटिव, उन सब पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला किससे रिएक्ट करेगा, सिंपल बात है, नेगेटिव वाले से रिएक्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिव वाले से ये रिएक्ट करेगा। और जो जिंक है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +2। तो आपका एक जिंक आ गया और एक क्या आ गया, SO4 आ गया, इसकी -2, इसकी +2, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और बनेगा क्या, ZnSO4। ना तो 2 इसके पास जाएगा, 2 इस पे, मतलब दोनों आपके कैंसिल आउट होकर 1 1 हो जाएगा, सिंपल बात है, तो ZnSO4 बन गया, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो आपके पास क्या हुआ है, ZnSO4, और हाइड्रोजन आपका बच गया। कौन बच गया, अकेला हाइड्रोजन, मतलब H+ बच गया। ये खुद ही से रिएक्ट करके क्या बनेगा, आपका H2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, H2, H+ और H+ ही रिएक्ट करेगा, और आपका जो बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये वाला आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसमें ये हो रहा है आपका Zn और H2SO4 मिलकर क्या बन रहा है, ZnSO4 और H2, और हीट निकल रही है, ठीक है। चलिए भी देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। हमने फ्लास्क में पहले से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, और इसमें थोड़ा सा क्या हमने जिंक डाल दिया था, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि जहाँ पे जिंक हमने डाली है वहाँ पे आपको जिंक के अंदर से कुछ गैस निकलती हुई दिखेगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं जिंक के जोड़े, मेरे पास ग्रेन्यूल से टुकड़े हैं, इसको अगर मैं इसमें डाल देता हूँ तो ये रिएक्शन और आपको दिखेगी, और आपको यहाँ पे प्रोसेस होता हुआ दिखेगा। तो देखोगे आप यहाँ पे कि बहुत सारी गैस निकल रही है, ठीक है, जहाँ पे जिंक गिरी है वहाँ पे बहुत सारी गैस निकल रही है। तो बेसिकली ये जो बबल्स दिख रहे थे, ये जो हाइड्रोजन गैस थी, ये वही गैस है, ठीक है। इसका हम टेम्परेचर भी, अगर जैसे मेरे को हाथ से तो फील हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, इसको हम थर्मामीटर से भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास थर्मामीटर है, मर्क्यूरी थर्मामीटर, इसमें हम इसको डालेंगे तो धीरे से इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो हम मेजर कर सकते हैं। लाइक मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ देता हूँ, तो जो टेम्परेचर है वो पता चल जाएगा कि बेसिकली टेम्परेचर कितना बढ़ा है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक का H2SO4 से रिएक्शन हुआ। हम क्या पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कुछ नया बनता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि ये गैस बन रही है, जो कि आपको दिख रही होगी इसमें, बिल्कुल गैस के बहुत तेज जो बलून्स है वो आ रहे हैं। तो ये कुछ नया बन गया है, न्यू फॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। इसको लिखने का तरीका ये हमारा हो गया। अब इतनी देर में इसका टेम्परेचर थोड़ा सा मेजर हो गया होगा। तो बेसिकली ये आपको दिखेगा नहीं कैमरा में, तो ये लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।
तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ नया बनता है, ठीक है, कुछ नया बनता है और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब जैसे ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, बाहर बहुत तेज निकल रही है, तो इसको हम वापस से रिएक्शन को उल्टा नहीं कर सकते। तो ये तीन आपने रिएक्शंस पढ़ी। इसमें पहली रिएक्शन क्या थी, मैग्नीशियम को हमने जलाया और मैग्नीशियम जली तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हल्का सा वापस से रिवाइज कर सकते हैं। कौन सा वाला था, ये रहा। यहाँ पे क्या किया हमने, मैग्नीशियम को जलाया और मैग्नीशियम को जलाने पे क्या बना आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ नया प्रोडक्ट बना। हीट भी बनी, देखो ये वाला ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ जला, ठीक है। उसके बाद में हमने जो दूसरा रिएक्शन किया, वो दूसरा जो रिएक्शन था वो किसका था, ये वाला, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, इसका पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का। तो दोनों में रिएक्शन हुई, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, और क्या बना आपका, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइट। इसका कलर कैसा निकला, येलो। इसका कलर कैसा निकला, जिसकी वजह से रिएक्शन में एक नया कलर आया और वो कलर कौन सा था, येलो। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरी रिएक्शन ये होगी। तीसरा जो था उसमें क्या हुआ हमारे पास, ये वाली, इसमें एक तो आपके पास एक गैस बनी और टेम्परेचर अच्छे से बढ़ा, ठीक है। मतलब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम ऑब्जर्वेशन हम क्या देख सकते हैं, मोटा मोटी हमारी जो बुक में दे रखे, बाकी बहुत सारे होते हैं। बेसिक तो ये है कि कुछ नया बन जाए, ठीक है। अब उस नया बनने की वजह से क्या क्या हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है। जैसे गैस बन गई, हमारी एक रिएक्शन क्या थी जिसमें गैस बनी, सॉलिड में रिएक्शन हो रही है और बन क्या रही है, गैस, ठीक है। जैसे Zn प्लस H2SO4, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। और इसमें क्या बन जाता है, ZnSO4 और साथ में कौन सा गैस, H2 गैस। तो देखो ये भी सॉलिड था, ठीक है, ये आपका लिक्विड था और क्या बन गया, गैस। कुछ नया क्या बना, गैस। तो कुछ गैस बन रही हो, सॉरी, अवस्था में चेंज आ रहा है, ठीक है। रंग में परिवर्तन अभी हमने देखा था, क्या था आपका, Ki और लेड नाइट्रेट PbNO3 इस रिएक्शन में क्या बना था आपका, PbI2 प्लस KNO3। तो ये किस कलर का, येलो कलर का बन गया, ठीक है। ये तो ट्रांसपेरेंट थे दोनों और येलो कलर हमारे पास आ गया। इसके बाद में गैस का फॉर्मेशन, अभी एक रिएक्शन जो हमने देखी उसमें देखो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये गैस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर में चेंज, इसमें भी टेम्परेचर, फ्लास्क क्या हो गया था आपका, गर्म, फ्लास्क क्या हो गया था, गर्म। मतलब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके बेसिकली ये सारे ऑब्जर्वेशंस है कि अगर कोई आपसे पूछे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता चलेगा, तो हो सकता है कोई गैस बनी हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो, कलर में चेंज आ गया हो, स्टेट में चेंज आ गया, तो ये सारे उसके क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। तो आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें होगा एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, ठीक है, उसमें स्टेट्स, उसमें प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू। आप लोग एक बार इसका रिविज़न कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, और वापस से अगर समझ में ना आए या कुछ सही लगे या ख़राब लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल फ्री होकर लिखिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, अगर सही लगा हो तो हमने स्टार्ट ही किया है तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।